प्यारे बच्चों, बचपन पाठ के पार्ट 3.1 में हम गद्यांश की व्याख्या पढ़ चुके हैं। उस पाठ को हम समझ चुके हैं। अब हम उतने ही भाग में उसकी व्याकरण को समझेंगे। देखिए, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। यहाँ याद हैं के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है इसे पूर्ण विराम कहा जाता है। ठीक है। बचपन जो शब्द है, बचपन, ये भाववाचक संज्ञा है। आपने संज्ञा पढ़ी होगी। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होती है जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा, संकल्पना आदि का बोध कराया जाता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बचपन शब्द यहाँ एक अवस्था का बोध कराया जा रहा है, यहाँ भाववाचक संज्ञा है। और बचपन का विलोम बच्चों क्या होता है? बुढ़ापा। बचपन का विलोम होता है बुढ़ापा। देखिए, इसमें एक शब्द आया है फ्रॉक। फ्रॉक शब्द अंग्रेजी भाषा का है। ये पाठ जब हम पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इस पाठ में लेखिका ने अंग्रेजी के शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। उर्दू के शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग इस पाठ में देखने को मिलता है। आगे देखिए, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। अब यहाँ बच्चों फ्रॉक की विशेषता बताई जा रही है कि फ्रॉक कैसा है, हल्की नीली और पीली धारी वाला। वैसे तो ये विशेषण पदबंध है, लेकिन आप इसको अभी इतना ही समझें कि ये सारे शब्द फ्रॉक की विशेषता बता रहे हैं, यानी ये बता रहे हैं कि फ्रॉक कैसा है। जब किसी वस्तु के कैसे होने के बारे में बताया जाता है तो वह विशेषण होते हैं। तो हल्की नीली और पीली धारी वाला, ये सब विशेषण शब्द हैं। ठीक है। अगली पंक्ति में गोल कॉलर। तो यहाँ कॉलर अंग्रेजी का शब्द है। कॉलर की विशेषता है, कॉलर कैसा है? गोल है, तो गोल शब्द विशेषण है। और बाजू पर भी गोल कफ। अब यहाँ कफ को कैसा बताया गया है? गोल। तो यहाँ भी गोल शब्द कफ की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण शब्द है। कफ जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है। बाजू जो शब्द आया है ये उर्दू भाषा का शब्द है। ठीक है। इसके बाद है एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। अब एक और फ्रॉक की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता बताने वाले शब्द हैं एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार, यानी फ्रॉक कैसा है। अब आप इसको देखेंगे कि फ्रॉक के बारे में ये बताया जा रहा है कि फ्रॉक एक है, हल्का है, गुलाबी रंग का है, बारीक चुन्नटों वाला है और घेरदार है। तो ये सारे शब्द मिलकर इस फ्रॉक शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सब विशेषण हैं। ठीक है। आगे है नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। अब नीचे जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? नीचे शब्द का विलोम होगा ऊपर। ठीक है। और इसमें जो फ्रिल शब्द आया है, फ्रिल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है। आगे देखिए, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बच्चों, जो रंग और बिरंगे शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहा जाता है। इसकी आप पहचान कर लेंगे। ये 2 शब्दों के बीच में लगता है और जोड़े वाले शब्दों के बीच में लगता है, उन्हें युग्म शब्द कहा जाता है। तो रंग बिरंगे युग्म शब्द है और इनके बीच जो चिन्ह लगा है ये योजक चिन्ह है। ठीक है। और रिबन जो शब्द आया है, रिबन अंग्रेजी का शब्द है। आगे देखिए, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक। लेमन कलर, लेमन और कलर दोनों अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। प्लेट जो शब्द है ये भी अंग्रेजी का है, फ्रॉक भी अंग्रेजी का है।
देखो उसने कहा लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक। अब यहाँ फिर से फ्रॉक की विशेषता बताई जा रही है। फ्रॉक कैसा है? लेमन कलर का है, बड़े प्लेटों वाला है और गर्म है। ठीक है, तो ये सारे शब्द फ्रॉक की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द विशेषण हैं। ठीक, और फ्रॉक शब्द अंग्रेजी का हो गया, जिसके नीचे फर टकी थी। फर जो शब्द है ये भी अंग्रेजी भाषा का है। अब बच्चों यहाँ एक बात आप और देखिए, जो टकी शब्द है इसमें ट के ऊपर चंद्र और उस चंद्र के बीच में बिंदु, यानी चंद्र में चांद, आधा चांद बना हुआ है और उसके ऊपर बिंदु भी लगा है। यहाँ एक उंगली आप यहाँ रख लीजिए और दूसरी उंगली इसी लाइन में जो फ्रॉक शब्द आया है यहाँ रख लीजिए। ठीक है, अब फ्रॉक शब्द में आप देखेंगे फ के पैर में र है, आ की मात्रा है और ऊपर चंद्र है। अब दोनों शब्दों के नीचे आपने उंगलियां लगा रखी हैं। अब आप देखिए कि यहाँ आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। फ्रॉक शब्द में केवल चंद्र है, बिंदु नहीं है। टकी शब्द में ट के ऊपर चंद्र भी है और बिंदु भी है। तो ध्यान रखना, जहाँ चंद्र बिंदु लगा होता है वह शब्द हिंदी का होता है और जहाँ केवल चंद्र लगा होता है वह शब्द अंग्रेजी का होता है। जहाँ भी आपको ये चंद्र शब्द लगा मिले वो सारे शब्द अंग्रेजी के होते हैं। जैसे आप इस फ्रॉक के बिल्कुल नीचे देखें अगली लाइन में एक चॉकलेट रंग का, तो चॉकलेट में चा के ऊपर चंद्र लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि चॉकलेट शब्द अंग्रेजी का है, हिंदी का नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, दो ट्यूनिक भी याद हैं। ट्यूनिक भी अंग्रेजी का शब्द है। एक चॉकलेट रंग का, चॉकलेट भी अंग्रेजी का है। और अंदर की कोटी प्याजी, प्याजी मतलब प्याज जैसे रंग की, तो प्याजी जो है ये भी विशेषण है। कोटी की विशेषता बता रहा है कि कोटी कैसी है, प्याजी है, विशेषण भी है। और जो प्याजी शब्द है ये उर्दू भाषा का है। अभी हमने पढ़ा अंदर की कोटी प्याजी, अंदर, अंदर का विलोम क्या होगा बच्चों, बाहर। ठीक है, आगे दूसरा ग्रे, ग्रे मैंने स्लेटी, ग्रे भी अंग्रेजी का शब्द है। और उसके साथ सफ़ेद कोटी, सफ़ेद जो शब्द है ये उर्दू भाषा का है। अब देखिए आगे, मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। मोज़े जो शब्द है ये उर्दू भाषा का है और स्टॉकिंग शब्द ये अंग्रेजी का है। देखो आप, स्टॉकिंग में टा के ऊपर चंद्र लगा हुआ है केवल। ठीक है, ये अंग्रेजी का है। और स्टॉकिंग भी याद हैं के बाद आप देखेंगे कि पूर्ण विराम लगाकर उसके नीचे बिंदु लगाया हुआ है। तो जहां पूर्ण विराम के नीचे बिंदु लगा होता है उस चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कहीं कहीं पाठ में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, हर जगह नहीं लगता। जहां आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख, प्रशंसा, चेतावनी, ये मन के भाव आते हैं, वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, हर वाक्य के अंत में आप विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं लगाएंगे, ज़्यादातर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, पर कुछ परिस्थितियों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। अब देखो बच्चों, नौकर नौकरानी, ये लिंग बदल दिया। नौकर शब्द पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग होता है नौकरानी। ठीक है, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। तो सुबह शब्द जो होता है बच्चों, इसको और क्या कह सकते हैं? सुबह शब्द के लिए हम सवेरा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तड़के, तड़के हम कहते हैं ना, बहुत तड़के ही मैं उठ गया था, तड़के मैंने सुबह जल्दी। प्रभात, उषा, भोर, ये सारे शब्द सुबह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब देखो, अपने अपने, ये एक ही शब्द दो बार आ रहा है और इन दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है।
इसके बाद आप पॉलिश शब्द को ध्यान से देखें। पा के ऊपर केवल चंद्र है, ये अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। पॉलिश करके चमकाते। अब जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते, तो इसमें जो शब्द आया है कपड़े, कपड़े को बच्चों और क्या कहते हैं? कपड़े के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? कपड़े को आप वस्त्र कह सकते हैं, पट कह सकते हैं, पट प ट पट, वसन व स न वसन कह सकते हैं, चीर कह सकते हैं, च को बड़ी ई और र चीर, ठीक है। या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। ये पॉलिश अंग्रेजी का शब्द फिर से आ रहा है। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। बच्चों जैसे जूते होते हैं, जूते को अंग्रेजी में शू भी कहते हैं और बूट भी कहते हैं। तो बूट जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। और इससे पहले आया आज। आज का विलोम, आज का विपरीतार्थ क्या होता है? कल। कल दो होते हैं बच्चों, एक तो जो कल बीत गया है वो दिन, और एक जो आने वाला दिन है उसे भी कल कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, तो इस कल का मतलब है बीता हुआ दिन, और मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इस कल का मतलब है आने वाला दिन। तो आज का विलोम होता है कल। बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अच्छा जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? बुरा, ठीक है। हालांकि अब नई और नई एक ही शब्द दो बार आ रहा है, युग्म शब्द है और इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नई किस्म के शू आ चुके हैं। जैसे बच्चों नई शब्द है तो नई का विलोम क्या होगा? पुरानी। नया होगा तो पुराना, नई होगा तो उसका विलोम पुरानी, और नए होगा तो उसका विलोम पुराने, ऐसे बनेगा, ठीक है। नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू अंग्रेजी का शब्द है, जूते कहते हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। ज्यादा शब्द उर्दू का है, आरामदेह शब्द भी उर्दू का है। हमें जब नए जूते मिलते, अब देखो बच्चों, नए जूते मिलते के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है जिसको आप क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कोमा कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे अल्प विराम कहा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, कोमा को अल्प विराम कहा जाता है। उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। देखो यहाँ हो जाता के बाद पूर्ण विराम है, काफ़ी जगह पूर्ण विराम ही आया है, ठीक है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अच्छा यहाँ पीछे बच्चों शब्द आया है उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो ये जो शुरू शब्द है इसका विलोम क्या होगा? यह काम शुरू हो गया, यह काम खत्म हो गया, तो शुरू का विलोम होगा खत्म, ठीक है। आगे देखिए, जब कभी लंबी सैर पर निकलते, जो लंबी शब्द है ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? लंबी किसको कहा जा रहा है? सैर को कहा जा रहा है। तो सैर की विशेषता बता रहा है लंबी शब्द, इसलिए लंबी शब्द विशेषण है। और लंबी का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? छोटी, ठीक है। इसके बाद देखिए, अपने पास रुई जरूर रखते। जो जरूर शब्द है ये भी उर्दू का है। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, अब देखो हाँ के बाद फिर से एक चिन्ह आ रहा है। अभी मैंने बताया था ये चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम है, ठीक है। हाँ, हमारे तुम्हारे। अब देखो हमारे तुम्हारे ये युग्म शब्द है, जोड़े वाले शब्द हैं, और इनके बीच में योजक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आप योजक चिन्ह की, पूर्ण विराम की, विस्मयादि बोधक चिन्ह की, अल्प विराम की, 4 विराम चिन्ह आपने इस 2 गद्यांशों के दौरान सीखे हैं। नंबर 1 पूर्ण विराम कैसा होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है, अल्प विराम, कोमा को अल्प विराम कहते हैं, उसकी पहचान की है आपने, और जोड़े वाले शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है, इसकी भी आपने पहचान कर ली है, ठीक है।
हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। जो फ़र्क शब्द है ये उर्दू का है। आशा है आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुना होगा और साथ साथ देखा भी होगा। आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।